हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। हम लोग राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो सभ्यता है उसको कवर करने का हमने प्रयास किया। उसी श्रृंखला में आज हमारे पास जो सभ्यता है वो है नगरी सभ्यता। क्या नाम मिलता है? नगरी सभ्यता आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के आज हमारी जो नगरीय सभ्यता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये जो नगरीय सभ्यता है ये कहाँ पड़ती है। तो ये जो नगरीय सभ्यता है, तो ये नगरी जो जगह पड़ती है वो जगह पड़ती है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में। देखो आपके सामने एक को नगर सभ्यता करके आएगी, तो नगर सभ्यता पड़ेगी टोंक में, लेकिन नगरी जो सभ्यता है वो चित्तौड़ में। तो मैं यहाँ पे नोट डाल के लिख देता हूँ कि जो नगर सभ्यता है, नगर सभ्यता पड़ती है टोंक जिले में। कौन से जिले में? टोंक जिले में। लेकिन वहीं अगर हम नगरी सभ्यता की बात करेंगे तो वो जिला आ जाता है चित्तौड़गढ़ जिला। वहीं अगर हम इसकी ये जो है किस नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है, तो उसके ऊपर अगर हम देखें डिटेल में, तो ये जो सभ्यता है ये आहड़ या बेड़च नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है। कौन सी नदी आती है? आहड़ या बेड़च नदी के किनारे पर बसी हुई सभ्यता आती है। अगर हम जनपद काल की बात करें तो जनपद काल में एक जनपद हुआ करता था जिसका नाम आता है शिवी जनपद। क्या नाम है? शिवी जनपद। इस शिवी जनपद की जो राजधानी या कैपिटल की चर्चा करें तो वो राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका। क्या नाम है? मध्यमिका करके नाम मिलता है। उसकी राजधानी मध्यमिका हुआ करती थी। वहीं अगर हम बात करें तो ये जो नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता से हमें कुछ सिक्के मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सिक्के मिलते हैं। नगरीय सभ्यता से हमें एक विशेष प्रकार के सिक्के मिलते हैं, और उन सिक्कों के ऊपर हमें दो नाम मिलते हैं। एक तो नाम मिलता है, ये सिक्के कहाँ से हमें प्राप्त हो रहे हैं? सिक्के हमें प्राप्त हो रहे हैं नगरीय सभ्यता से, हमें सिक्के प्राप्त हो रहे हैं। इन सिक्कों पर हमें दो नाम उत्कीर्ण मिलते हैं। एक एक नाम है जिसे हम कहते हैं मध्यमिकाय। क्या नाम मिलता है? मध्यमिकाय करके हमें नाम मिलता है। और कोई कोई जो सिक्के हैं उनके ऊपर हमें नाम मिलता है सिवी जनपदस्य। क्या नाम मिलता है? सिवी जनपदस्य, यानी सिवी जनपद का करके हमें नाम मिलता है। तो इतिहासकार कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाते हैं कि जो उस समय जो ये मध्यमिका रहा है, ये वर्तमान में जो नगरी करके है ना, नगरी करके हम जो पढ़ रहे हैं वो नगरी है। क्या है? ये नगरी का ही भाग है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि प्राचीन काल में जो सिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका हुआ करती थी वो वर्तमान में क्या है? नगरी है। क्योंकि जो नगरीय सभ्यता है वहां से हमें इस प्रकार के सिक्के मिलते हैं कि उनके ऊपर मध्यमिकाय या जो सिवी जनपदस्य है इस प्रकार के नाम हमें उत्कीर्ण मिलते हैं। तो इससे अंदाजा क्या लगता है कि जो नगरीय सभ्यता है वो प्राचीन काल में या सिवी जनपद की एक प्रकार से ये क्या रही होगी? ये राजधानी रही होगी इसकी। तो आशा करता हूँ आप समझ गए। इस सभ्यता का उल्लेख कौन कौन करता है? तो इस सभ्यता का अगर हम उल्लेख की बात करते हैं, इस सभ्यता का हमें उल्लेख कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है कि ये नगरीय सभ्यता इस प्रकार से रही होगी। तो इस नगरीय सभ्यता का उल्लेख जो है वो पाणिनि अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख करता है। और पाणिनि के पुस्तक के ऊपर एक महाशय आते हैं जिनका नाम आता है पतंजलि। ये जो पतंजलि जी है ये इस पुस्तक के ऊपर अपना क्या बोलेंगे वो भाष्य लिखते हैं, जिसके कारण से इस बुक में भी इस सभ्यता का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन क्या बढ़ेगा? क्वेश्चन बढ़ेगा कि पाणिनि ने अपने पुस्तक में किस सभ्यता का जो उल्लेख है वो किया है। तो आंसर हो जाएगा नगरीय सभ्यता का। और पतंजलि ने किस सभ्यता का उल्लेख किया है तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उसका भी आंसर हो जाएगा नगरीय सभ्यता का, या जो मध्यमिका या सिवी जनपदस्य की जो राजधानी है मध्यमिका, उस सभ्यता का हमें उल्लेख
करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो इस सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? क्या क्वेश्चन बनता है? इस सभ्यता का उत्खनन का जो कार्य है वो किस प्रकार से आगे बढ़ा? तो उत्खनन का कार्य यहाँ पर जो करने वाले हैं, देखो नाम क्या याद रखना है? नाम याद रखना है, भंडारकर जी की नगरी में जाना है हमें। कहाँ जाना है? भंडारकर जी की नगरी में जाना है। तो जो उत्खनन का कार्य है वो 1904 में डॉक्टर भंडारकर द्वारा किया गया। इनके द्वारा किया गया, डॉक्टर भंडारकर की जी के द्वारा यहाँ पर उत्खनन का जो कार्य है वो किया जाता है। तो हमने क्या देखा, इसको याद कैसे रखेंगे? हम रखेंगे कि डॉक्टर भंडारकर जी की नगरी में हमें जाना है, इतना याद रखना है। नगरी से नगरी सभ्यता हो जाएगी और डॉक्टर भंडारकर उत्खनन करने वाले हो जाएंगे। यहाँ से हमें साक्ष्य किस प्रकार के मिलते हैं? अगर हम साक्ष्य की बात करें तो मैं यहाँ पर ये एक प्रकार से आपके लिए नगरी बना देता हूँ, जिससे आपको मतलब एक प्रकार से पूरी की पूरी जो मैपिंग है वो अच्छे से याद हो जाएगी। ये हमारी क्या है? ये है नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता से हमें क्या क्या मिलते हैं? नगरी सभ्यता से मैंने पहले बात की, यहाँ से हमें कुछ सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं, जिसके ऊपर हमने क्या चर्चा की थी? एक तो मज्जमिकाए करके उसके नाम मिलता है और एक नाम हमें मिलता है शिवी जनपदस्य। तो एक ये यहाँ से इस प्रकार के हमें कॉइन हमें मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो नगरी से हमें एक और मतलब एक प्रकार से वैष्णव मंदिर हमें मिलते हैं। क्या मिलता है? वैष्णव मंदिर के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो वैष्णव मंदिर एक प्रकार से भागवत धर्म का बहुत प्राचीन मंदिर हो गया। तो ये एक प्रकार से आप मान सकते हैं कि जो संगुकालीन मंदिर है उस टाइम पीरियड का हमें साक्ष्य मिलता है। यहाँ से हमें और क्या क्या मिलता है? तो यहाँ से हमें और मिलता है गोसुंडी शिलालेख मिलता है, जो कि ये भी चित्तौड़गढ़ में ही पड़ता है। तो सीधी सी बात है, गोसुंडी शिलालेख भी हमें नगरी चित्तौड़ से ही प्राप्त होता है। और क्या मिलता है? तो और अगर हम देखें तो यहाँ से हमें और मिलता है जिसे कहते हैं हाथीबाड़ा का शिलालेख। कौन सा शिलालेख आता है? हाथीबाड़ा का शिलालेख हमें मिलता है। कहा जाता है कि ये प्राचीन काल में जो अजमेर में एक वरा मंदिर था, उस अजमेर का जो वरा मंदिर था उसमें ये शिलालेख एक पत्थर के ऊपर मतलब छपा हुआ था। तो वहां से उस मंदिर को ध्वस्त हो गया, तो वहां से वो पत्थर है जो हाथीबाड़ा नामक जगह पे लाके रख दिया गया। तो इस वजह से ये हाथीबाड़ा का शिलालेख कहलाता है। जब हम मेवाड़ के राजवंश पढ़ेंगे तो इसको और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिले हैं वैष्णव मंदिर, उसके बारे में डिटेल हमें क्या मिला है? यहाँ से हमें एक वैष्णव मंदिर मिला है। कहाँ से मिला है? तो आंसर हो जाएगा नगरी चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से मिला है? नगरी चित्तौड़ से। तो कह सकते हैं कि वैष्णव संप्रदाय या भागवत धर्म का सबसे प्राचीन मंदिर बोल सकते हो। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वैष्णव संप्रदाय या भागवत धर्म का, क्या बोलेंगे? या भागवत धर्म का सबसे प्राचीन मंदिर हमें कहीं से मिलता है तो वो मिलता है, कहाँ से मिला है हमें? वो हमें मिला है नगरी चित्तौड़गढ़ से। अगर हम इस मंदिर के बारे में देखते हैं तो इस मंदिर से हमें कुछ और बातें पता चलती है कि ये जो इसकी जो खोज है, इस मंदिर की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई? तो सीधी सी बात है, उत्खननकर्ता कौन कर रहे हैं? डॉक्टर भंडारकर जी की। तो वही यहाँ पर खोज करेंगे, डॉक्टर भंडारकर के द्वारा यहाँ पर जो है खोज की जाती है। इस मंदिर के बारे में और अगर हम डिटेल में देखें तो इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये दूसरी ईसा पूर्व का एक क्या है? शंकुकालीन मंदिर है। कैसा है? शंकुकालीन मंदिर आता है। ये वैष्णव मंदिर कैसा है? वैष्णव मंदिर है, शंकुकालीन मंदिर की श्रृंखला है, यानी उस टाइम पीरियड का है, शंकुकालीन मंदिर है ये। और अगर हम बात करें तो ये विष्णु मंदिर है। ये तो आप बात वैष्णव से आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात हम गोसुंडी शिलालेख के बारे में कर लेते हैं। इसके बारे में चर्चा करते हैं, गोसुंडी शिलालेख के बारे में।
अगर हम गोसुंडी शिलालेख के बारे में, हमें ज़्यादा डिटेल नहीं देखनी है, ज़्यादा डिटेल हम जब वो पढ़ेंगे ना, क्या बोलते हैं, शिलालेख वगैरह, तो उस टाइम पीरियड में हम इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। हमें खाली यहाँ पे अगर ये मिला है यहाँ से, इसके बारे में थोड़ी सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये वैष्णव संप्रदाय का या भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। यानी ये किससे संबंधित है? गोसुंडी शिलालेख ये संबंधित है वैष्णव या भागवत धर्म का प्राचीनतम अगर हमें उल्लेख कहीं से मिलता है तो वो कौन से शिलालेख से मिलता है? देखो, वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय का उल्लेख कहीं से मिलेगा तो वो सीधी सी बात है नगरी, और नगरी में कौन सा शिलालेख है? गोसुंडी शिलालेख। याद करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर हम देखें तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो इसकी खोज कालांतर में की जाती है, जिसका नाम आता है डॉक्टर ने लिखेंगे, इसको लिखेंगे कविराज श्यामलदास ददवाड़िया के द्वारा इसकी खोज की जाती है। कब की जाती है? 1827 में श्यामलदास जो ददवाड़िया जी आते हैं, ये इनकी एक प्रकार से आप उपाधि समझ सकते हो, इनके द्वारा इसकी खोज की गई। वही अगर हम गोसुंडी शिलालेख को पढ़ने का श्रेय देखेंगे, पढ़ने का कार्य किसके द्वारा किया गया, तो इसको पढ़ने का खोज कौन कर रहे हैं? डॉक्टर भंडारकर जी। तो सीधी सी बात है, पढ़ने का प्रयास भी वही करेंगे, डॉक्टर भंडारकर जी के द्वारा इसे पढ़ने का प्रयास है जो किया जाता है, और पढ़ने में एक प्रकार से सक्षम भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने जो नगरी सभ्यता पढ़ी है उसको हम एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। नगरी सभ्यता नगरी चित्तौड़गढ़ में पड़ती है, आहड़ या बेड़च नदी के किनारे पड़ती है। वही अगर हम नगर सभ्यता की बात करेंगे तो वो आ जाती है टोंक जिले में। अब प्राचीन काल में एक जनपद हुआ करता था, शिवी जनपद, जिसकी राजधानी मध्यमिका रही है। और जो नगरी सभ्यता है वहां से हमें एक विशेष प्रकार के सिक्के मिलते हैं जिसके ऊपर मध्यमिका या शिवी जनपदस्य नाम मिलते हैं, जो कि नगरी सभ्यता का मतलब कहीं ना कहीं मतलब एक प्रकार से ये इससे संबंध जोड़ते हैं इसकी राजधानी से, कि यही वो मध्यमिका रही है। इस सभ्यता का उल्लेख कौन कौन करते हैं? तो इस सभ्यता का उल्लेख पाणिनि और पतंजलि के द्वारा अपनी अपनी पुस्तकों में या अपने अपने ग्रंथों में किया जाता है। उत्खनन का कार्य अगर हम देखें तो 1904 में डॉक्टर भंडारकर जी के द्वारा यहाँ पर उत्खनन का जो कार्य है वो किया जाता है। वहीं अगर हम देखें तो नगरी से हमें सिक्के मिले हैं मध्यमिका शिवी जनपद से, ये बात हो गई। वैष्णव मंदिर संगुकालीन वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीन मंदिर। गोसुंडी शिलालेख भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का प्राचीनतम उल्लेख हमें इससे मिलता है, और इसको खोजा गया था श्यामलदास ददवाड़िया जी के द्वारा, और इसको पढ़ने का श्रेय जाता है डॉक्टर भंडारकर जी को। और ये हाथीबाड़ा का जो शिलालेख है इसके बारे में मैंने बताया कि ये पहले मतलब जो अजमेर में एक वराह मंदिर हुआ करता था उसके ऊपर ये लगा हुआ था, वहां से वो मंदिर ध्वस्त हो गया, तो उसका जो पत्थर वो उठा के हाथीबाड़ा जगह पर ला दिया, इसके कारण से इसे हाथीबाड़ा का शिलालेख कहते हैं। ये देखो, ये वापस वैष्णव धर्म वैष्णव संप्रदाय या भागवत धर्म का सबसे प्राचीन मंदिर जिसकी खोज डॉक्टर भंडारकर जी के द्वारा की गई, और ये क्या है? शंकुकालीन मंदिर की श्रेणी में आता है। वहीं अगर हम देखें तो जो गोसुंडी शिलालेख है ये वैष्णव या भागवत धर्म का प्राचीनतम उल्लेख हमें मिलता है, खोज 1827 में श्यामलदास ददवाड़िया जी के द्वारा, और इसे भी पढ़ने का जो श्रेय है वो डॉक्टर भंडारकर जी को जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगली सभ्यता की तरफ बढ़ते हैं। अब हम जो अगली सभ्यता पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रेड सभ्यता। क्या नाम मिलता है? रेड सभ्यता। अब हम रेड सभ्यता को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि रेड सभ्यता कहाँ पड़ती है? तो ये जो रेड जगह है वो पड़ती है टोंक में। कहाँ पड़ती है? टोंक में। तो ये सभ्यता उससे रिलेटेड है। कहाँ, किस जगह से रिलेटेड है? तो कौन से जिले से संबंधित? तो आंसर हो जाएगा रेड जो जगह पड़ती है टोंक में, उससे ये सभ्यता है जो संबंधित है। कौन सी नदी के किनारे? देखो, हम टोंक की बात कर रहे हैं तो टोंक में राजस्थान की एकमात्र नदी बहती है जिसका नाम आता है बनास नदी। तो आपको ऑप्शन में बनास नदी भी मिल सकता है, या इसकी बनास की एक सहायक नदी आती है जिसे कहते हैं ढील नदी। तो आप दोनों ऑप्शंस को ध्यान में रखेंगे। ढील नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई है।
तो इससे आपका एक क्वेश्चन और भी क्लियर हो गया। देखो ये जो डील नदी है वो किसकी सहायक है, ये सहायक है बनास नदी की सहायक है। तो आप इससे देखो दो दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। यही तो है हमारा कमाल। अब हम देखते हैं इसके उत्खननकर्ता कौन थे। अगर हम इस सभ्यता के उत्खननकर्ता की बात कर रहे हैं, उत्खनन किन किन के द्वारा किया गया, तो उत्खनन में हमारे पास दो नाम मिलते हैं। क्या नाम मिलते हैं, दो नाम मिलते हैं। पहला नाम आता है दयाराम साहनी के द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया, दयाराम साहनी के द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया। वहीं अगर हम देखें तो जो कैलाशपुरी नाथ है उनके द्वारा भी यहाँ पर उत्खनन का जो कार्य है वो किया गया था। तो हमने अब तक क्या क्या देखा, हमने अब तक देखा है जो रेड सभ्यता है वो टोंक जिले में पड़ती है और डील नदी के किनारे, और डील जो कि नदी है वो बनास की सहायक नदी आती है। वहीं अगर हम देखें इसके उत्खननकर्ता कौन कौन है, तो इसके उत्खननकर्ता आते हैं दयाराम साहनी और कैलाशपुरी नाथ। यहाँ से हमें क्या क्या मिलते हैं, तो यहाँ से हमें मालव गणराज्य के सिक्के मिलते हैं, चांदी की आहत मुद्राएं मिलती है। आहत यानी जो थप्पे लगा के प्रेशर से जो बनती है वो वाली। और ये जो चांदी इस प्रकार की जो मुद्रा है वो सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। यहाँ से सारी जो चीजें मिलती है वो लोहे से संबंधित मिलती है। इसीलिए यह इसे कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। जिस प्रकार वर्तमान में जो टाटा नगर जमशेदपुर वाला है, उसी प्रकार अगर प्राचीन भारत का टाटा नगर पूछेंगे तो वो आंसर हो जाएगा रेड। यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है, तो अगर हम साक्ष्य की बात करें, यहाँ से हमें किस किस प्रकार के जो साक्ष्य मिलते हैं उसकी तरफ अगर हम ध्यान दें, तो यहाँ से हमें मुख्य रूप से दो तीन प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। बाकी और तो मतलब एक प्रकार से आप कॉइनों से संबंधित देखते हैं, तो यहाँ से हमें मिलते हैं मालव गणराज्य के सिक्के। क्या मिलता है, तो मालव गणराज्य हुआ करता था उसके हमें सिक्के यहाँ से मिलते हैं। और अगर हम कॉइन्स की बात कर रहे हैं, तो कॉइन्स में देखें तो यहाँ से हमें जो चांदी की आहत मुद्राएं है, कैसी है, चांदी के आहत मुद्राएं, आहत यानी एक प्रकार से प्रेशर से जो बनती है वो हमें मिलती है। और उनकी अगर संख्या पूछ ले तो 3075 कितनी आती है, 3075 कॉइन्स हमें यहाँ से मिलते हैं। और ये एक प्रकार से यहाँ से हमें लोहे की सामग्री मिलती है। लोहे जो सामग्री है या लोहे के जो औजार वगैरह है वो भी यहाँ से हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो लोहे की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलने के कारण, लोहे के औजार सर्वाधिक मात्रा में मिलने के कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। इस प्रकार वर्तमान भारत का टाटा नगर जमशेदपुर को कहा जाता है, उसी प्रकार से प्राचीन भारत का अगर टाटा नगर किसे कहा जाता है तो वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है रेड सभ्यता को। क्या कहा जाता है, रेड सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। अगर हम वहीं एक और इसके बारे में देखें, तो ये जो इतने सारे कॉइन मिले हैं, इन कॉइनों के कारण से इस सभ्यता का एक और नाम आ जाता है जिसे हम कहते हैं, इतने सारे देखो मालव गणराज्य के सिक्के भी यहाँ से मिले हैं। हिंदी की आहत मुद्राएं जो कि 375 इनकी संख्या हमें देखने को मिलती है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार अगर हमें कहीं से मिला है तो वो है रेड सभ्यता से। तो लिख सकते हैं कि एशिया में सर्वाधिक सिक्कों का भंडार कहाँ से मिला है, तो वो मिला है हमें, देख सकते हैं रेड सभ्यता से। देखो 3075 सिक्के मिले हैं, तो कितनी बड़ी बात है। और भारत में अब तक एक ही स्थान पर सर्वाधिक चांदी के पंचमार्क सिक्के यहीं से मिले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो वो आप एशिया में अगर बड़ी बात हो गई है तो आप इससे आप रिलेट करके याद भी रख सकते हैं। तो हमने क्या चर्चा की है, तो हमने चर्चा की है कि भारत में अब तक, यानी भारत में आप डायरेक्ट लिख दो, भारत में चांदी के सर्वाधिक आहत या फिर बोल सकते हो पंचमार्क
पंचमार्क सिक्के अगर कहीं से मिले हैं तो वो कौन सी है, वो है रेड सभ्यता से। तो ये भी आप देख सकते हो। और वहीं अगर हम देखें तो यहाँ से और क्या क्या हमें साक्ष्य मिलते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा एक बार और देख। तो दोस्तों और अगर हम देखें कि हमें रेड सभ्यता से किस किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से हमें देखो आलीशान इमारतों के हमें अवशेष मिलते हैं। क्या मिलते हैं हमें यहाँ से, आलीशान इमारतों के अवशेष, यानी जो इमारत है वो कैसी है, बहुत बड़ी बड़ी है। आलीशान इमारतों के अवशेष हमें कहीं से मिलते हैं, तो वो कहाँ से हमें मिलते हैं, तो वो हमें मिलते हैं रेड सभ्यता से। कहाँ से मिलते हैं, रेड सभ्यता से। क्या हो गया, ये रेड नाम कहाँ चला गया, चलो मैं वापस लिख देता हूँ। वापस आ गया, गया कैसे क्या, ये चलो आप ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं रेड सभ्यता की। और अगर हम देखें तो यहाँ से हमें जो मरण मूर्तियां मिली हैं, क्या मिली है, मरण मूर्तियां मिली हैं, उनके ऊपर हमें मथुरा कला की छाप मिलती है। कैसे मिलती है, मथुरा कला की छाप हमें अगर कहीं से देखने को मिलती है, तो वो हमें मिलती है, कहाँ से मिलती है, वो मिलती है रेड सभ्यता से। कहाँ से मिलती है, रेड सभ्यता से हमें मिलती है। यहाँ से हमें हवन सिक्कों पर यूनानी शासक अपोलोडोटस के खंडित सिक्के भी हमें मिलते हैं। तो ये भी बात थोड़ी सी आप ध्यान में रखिएगा, अपोलोडोटस जो कि यूनान का शासक था, अपोलोडोटस के खंडित सिक्के भी हमें कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं रेड सभ्यता से। देखो कॉइन की बात हो रही है, इसीलिए तो इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। लोहे के उपकरण बनाने का एक बड़ा केंद्र आप मान सकते हो, क्योंकि इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, तो इसी की वजह से इसका एक नाम मिल जाता है कि लोहे के उपकरण बनाने का सबसे बड़ा केंद्र अगर उस टाइम पे कोई था, तो वो कौन सा है, वो है रेड सभ्यता। कौन सा है, हाँ भाई रेड सभ्यता है। ये मैं नाम बाद में लिख देता हूँ, तो अभी लिख देता हूँ। हाँ जी, तो ये सबसे बड़ा केंद्र कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा जो केंद्र है वो रेड सभ्यता हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें जस्ते साफ करना, यानी जो शीशा जस्ता हुआ करता था, वो जस्ता जो आता है, शीशा जस्ता साफ करने के, यानी इनको अलग अलग करने, इनको शुद्ध करने के हमें प्रमाण भी एक प्रकार से यहाँ से हमें मिलते हैं। तो ये जो हमारी सभ्यता है ये यहाँ पर समाप्त होती है, रेड सभ्यता। तो एक बार चलो दोस्तों